बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने किसी से सुना था कि पहले वक्तों में बड़े बुजुर्ग लोग रात के वक्त छत पर जाने से सख्ती से मना करते थे। ये कानून लड़कियों के साथ साथ लड़कों पर भी लागू था। बहुत पाबंदी के साथ इस बात की यकीन दहानी करवाई जाती थी घर वालों से कि कोई रात के वक्त ऊपर तो नहीं चला गया। वो ये सब इसलिए करते थे क्योंकि उनका कहना था कि रात के वक्त तमाम अनदेखी और पुरस्रार मखलूकात खुली फिजा में आज़ाद घूम रही होती है। उनमें खौफनाक जिन्नात भी शामिल होते हैं जो अगर किसी इंसान को नजर आ जाए तो खौफ के मारे वो सारी उम्र डर और दहशत से गुजार देगा। उन जिन्नात में कुछ खौफनाक होते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाया करते हैं और खौफजदा करके सुकून हासिल करते हैं, और कुछ आशिक मिजाज होते हैं जो अगर किसी मुखालिफ जिन्स के असीर हो जाए तो उसको सारी उम्र अपनी कैद में रखते हैं, और अगर वो कोई मुजाहिमत करने की कोशिश करे या फिर कोई ऐसी हरकत जो उस जिन को उससे दूर करे तो वो उस इंसान को इस कदर तकलीफ देते हैं कि वो अपनी मौत की दुआएं खुद करने लगता है। उन्हीं बुजुर्गों का कहना था कि लड़कियों को रात के वक्त हमेशा इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो जब भी तन्हा हो या फिर छत पर किसी ज़रूरत के तहत जाए तो कोई भी ऐसा जेवर या मतवज्जा करने वाली नुमाया चीज़ ना पहने और हमेशा सर को ढक कर जाए ताकि सर के बाल छुप जाया करें। लेकिन अफसोस कि ये सब बातें मुझे मालूम होने के बावजूद मेरी एक लापरवाही ने मेरी ज़िंदगी को इतना भयानक मोड़ दे दिया कि जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खौफनाक वक्त कभी नहीं देखा था। मैं हमेशा से ही चूड़ियाँ पहनने की शौकीन रही थी। जब कभी बाजार जाती तो ज़रूर अपने लिए चूड़ियाँ लेकर आ जाती थी। जब भी कोई चूड़ियाँ अपनी पसंद की किसी दुकान में देखती तो उनको खरीदने में ज़रा देर ना करती। मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ मौजूद थी जो मैं हर जोड़े के साथ पहना करती। चूड़ियों की इस कदर शौकीन होने के बावजूद अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों की सख्त तरीन हिदायत पर मैं रात के वक्त कभी चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। बड़ों का कहा मेरे लिए हर्फ आखिर हुआ करता था। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही मेरी सहेली का घर था। वो मेरी बचपन की सहेली थी। हमारा पूरा बचपन एक साथ गुजरा था। जिंदगी के 20 साल एक साथ हंसते मुस्कुराते गुजारे थे। हर खुशी और हर गम को हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ बांटा था। एक दूसरे से बिला झिझक हर बात कर लिया करते थे। हर दिन हमारा एक दूसरे से बात किए बगैर नहीं गुजरता था। कभी वो मेरे घर आ जाती तो कभी मैं वहाँ चली जाती, लेकिन मेरे घर वाले मुझे उसके घर बहुत कम जाने की इजाज़त देते थे। वजह इसकी ये थी कि उस घर से मुताल्लिक बहुत से लोगों ने ये पेशगोई की हुई थी कि वहाँ पुरस्रार मखलूक आबाद है। सालों से उस घर पर किसी बहुत ही भयानक और दिल दहलाने वाला साया है जो ख़ास तौर पर रात के वक्त हर तरफ फैल जाता है। जो कोई भी खुले आसमान तले सोता है या फिर किसी सुनसान गोशे में जाने की कोशिश करता है उस पर वो साया हमेशा के लिए अपना कब्जा कर लिया करता था। लोग फिर उस इंसान से भी दूर भागते थे क्योंकि उनको मालूम होता था कि वो पुरस्रार साया उस इंसान के साथ ही है, और अगर वो किसी दूसरे इंसान की तरफ यूं उसकी खूबसूरती की तरफ से मतवज्जा हो गया तो उसकी जान को भी बेइंतहा खतरा लाहक हो सकता था। उनकी जिंदगी भी इस खौफ से तबाह बर्बाद हो सकती थी। मेरे घर वाले भी इन्हीं बातों को सुनकर बेहद खौफजदा रहते थे। वो तो मेरी अपनी सहेली के साथ दोस्ती कायम रखने पर भी राजी ना थे, क्योंकि बकौल उनके क्या मालूम वो पुरस्रार साया मेरी सहेली पर पहले से ही अपना कब्जा कर चुका हो। अब इस दोस्ती की वजह से जो मेल मिलाप होता था तो खुदा न खास्ता वो मुझ पर भी अपना साया कर सकता था और हमेशा हमेशा के लिए मुझे भी अपनी दहशतनाक कैद में कर सकता था। और इस कैद में उसकी मर्जी, वो मुझे जान से मार देता या फिर सारी उम्र खौफ और दहशत भरी कैद में रख देता। मैं अपने वालिदैन की बातों को सुनती तो उनसे कहती कि क्या मालूम ये बातें सिर्फ लोगों को खौफजदा करने के लिए की जाती हूँ और ऐसे किसी पुरस्रार साए का वजूद हो ही ना उस घर में। ऐसा नहीं था कि मुझे अनदेखी और आतिशी मखलूकात के वजूद के होने पर यकीन नहीं था। मैं इस बात पर मुकम्मल यकीन रखती थी, लेकिन अभी तक इस बात पर पुख्ता यकीन नहीं हुआ था कि मेरी सहेली का घर जो मेरे घर के बिल्कुल साथ था उसमें किसी खौफनाक साए का वजूद है। मेरी अम्मी ने मुझे इस बात पर यकीन करवाने के लिए कुछ सच्चे और दिल दहला कर रख देने वाले अजीबोगरीब वाक़यात सुनाए थे जो मेरी सहेली और उसके घर वालों के यहाँ इस खौफनाक घर में शिफ्ट होने से पहले रौनुमा हुए थे। और इन वाक़यात ने इन लोगों की ज़िंदगी को इतना तबाह कर दिया था कि वो लोग आज भी इसी खौफ से कांपते हैं, और उन्होंने दोबारा इस पुरस्रार घर में ना आने की कसम खाई हुई थी। वो मासूम लोग अपने घर को एक खुशियों भरा आशियाना बनाने के लिए बहुत खुश थे
और बहुत चाह से यहाँ आए थे, लेकिन उनके आने के कुछ अरसे बाद से ही हर वक्त अजीब पुरस्कारियत महसूस होती थी। ऐसे लगता था जैसे कि उनके घर पर किसी का साया था, और वो साया अपना आप जाहिर करने के लिए उन लोगों को रोज परेशान करने लगा था। रात के वक्त जब सब सो जाते तो वो लोगों को कुछ न कुछ गिरा कर खौफ में मुब्तला करता। उनको रात के वक्त ही ऐसा महसूस होता कि जैसे घर के अंदर हवाएं चल रही हों, और जब वो बाहर दिखते तो ऐसा कुछ नहीं था। उनका ये खौफ उस साये की वजह से दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। सब बेहद परेशान रहने लगे कि आखिर ऐसा क्या करें कि इस पुरस्कार साये से जान छूट सके। लेकिन वो अनजान थे कि दर हकीकत वो साया खुद उन लोगों के इस घर में मौजूदगी की वजह से तैश में था। जब उस साये को यकीन हो गया कि अब ये लोग इस घर से नहीं जा रहे, तो उसने इन लोगों को भयानक तरीकों से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। एक रोज वो लोग छत पर बैठे थे कि अचानक वहां काले बादल छा गए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। सब खौफजदा हो गए क्योंकि रात के वक्त बिल्कुल दिन का समा था। सबने नीचे जाना चाहा कि अचानक उनके घर के एक बच्चे को उस साये ने हवा में बुलंद करके जमीन पर फेंका। उसका फेंकना इस कदर जोरदार था कि उस बच्चे के सर से खून निकलने लगा और वो वहीं पर अपनी जान से चला गया। सब घर वालों की चीखें निकल गई उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर। अचानक उन्होंने उस अनदेखी मखलूक की इंतहाई पुरस्कार आवाज सुनी। वो उनसे कह रहा था कि चले जाओ, इस घर से चले जाओ। वो सब उस रूह लर्जा देने वाले वाक़े और उस पुरस्कार आवाज से इतना डर गए कि अगले ही दिन उस बच्चे की तदफीन के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। आज तक वो उस वाक़े की वजह से खौफ में है। इसके बाद से जब इस वाक़े की खबर लोगों को होने लगी तो सब उस साये से जान छुड़ाना चाहते थे, लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ था। लोगों ने इस शहर के सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले और उन काले सायों को काबू करने वाले पीर की मदद ली, और इस काम के लिए अगले रोज़ ही उनको बुलाया गया। जब वो पीर अपना अमल शुरू करने लगे तो उस साये ने उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हवाएं शुरू कर दी और हर मुमकिन तरीके से उनका अमल रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने ऐसा हिफाजती हिसार अपने गिर्द बना लिया था जिसकी वजह से वो 4 घंटों के लिए उस साये से महफूज हो चुके थे। उन्होंने सबसे पहले उस पुरस्कार मखलूक का पता लगवाया कि आखिर ये था कौन जिसकी इस कदर ताकत थी कि कोई भी उसके घर में नहीं टिक सकता था। अपने अमल के जरिए उन पर जो इंकशाफ हुआ उसने भी उनको हिला कर रख दिया था। वो कोई मामूली साया नहीं था जिसको वो बड़ी आसानी से यहाँ से निकाल सकते, बल्कि वो तो जिन्नात के एक खास किस्म के गिरोह का सरदार था, और वो तमाम जिन्नात उसके गुलाम थे। उसके गुलाम इस कदर भयानक थे कि अगर वो किसी को नजर आ जाए तो उनकी खौफनाक शक्ल की वजह से लोग अपनी कुव्वत गोयाई खो देते थे और थर थर कांपते थे। उनका सरदार उनसे 1000 गुना ज्यादा दहशतनाक और दिल दहलाने वाला था। उसको इस घर से दूर करना नामुमकिन था। ये सिर्फ एक सूरत नहीं मुमकिन था कि अगर वो खुद ये जगह छोड़कर चला जाए, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं देते थे। उन्होंने फिर अपने अमल से उस जिन को एक ही जगह तक महदूद कर दिया था, और वो जगह थी उस घर में मौजूद एक 100 साल पुराना आम का दरख्त। वो दरख्त इस कदर बड़ा और कदीम था कि उसकी हर तरफ फैली हुई शाखें दूसरे घर तक भी आई हुई थी। उस पर हर साल ताज़ा और रसीले आम लगते थे, लेकिन कोई भी उन आमों को गलती से भी नहीं तोड़ा करता था। ना ही आज तक इस दरख्त के करीब कोई गया था। उस जिन्नात के सरदार ने बेतहाशा ताकत लगाई थी कि उसको उस दरख्त तक महदूद ना किया जाए, और इस अमल को रोकने के लिए वो इंतहाई शदीद ज़लज़ले भी लाया, लेकिन वो पीर साबित कदम रहे और डटे रहे। आखिरकार उनका अमल पूरा हुआ और वो सरदार आज भी उस दरख्त तक ही है। उसके बाद से उसने इस घर में आने वालों को किसी को परेशान नहीं किया था, लेकिन वो सब भी उस दरख्त से दूर रहते थे। वो जिन्नात का सरदार अगर उस दरख्त से बाहर इस घर की हदूद में आने की कोशिश करता था तो उसकी ताकत कम हो सकती थी, जो वो किसी सूरत नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उसकी सरदारी को खतरा था। वो जिन्नात का सरदार आज तक उस दरख्त तक ही महदूद है, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहता है, और इस इंतकाम की वजह से वो वहाँ से नहीं गया। कुछ लोगों को लगता है कि वो जिन अब वहाँ से जा चुका है और अपनी जिन्नात की आबादी में रह रहा है, लेकिन कोई भी इस बात को लेकर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक ऐसा मसला था जिसको कैसे सुलझाया जाए ये कोई नहीं जानता था। कुछ लोगों का कहना था कि इस पुरस्कार दरख्त को ही काट दिया जाए तो इस मसले का जड़ से खात्मा हो सकता था, लेकिन बहुत से आलिमों ने सख्त ताकीद की थी कि कोई भी ऐसा करने का ख्वाब में भी नहीं सोचे, क्योंकि इसके बाद ऐसी कयामत आएगी जिसको कोई काबू नहीं कर सकेगा। अगर उस दरख्त को किसी ने गलती से भी काटने की कोशिश की तो फिर उस जिन के गजब से कोई नहीं बच सकता। वो फिर किसी को नहीं छोड़ने वाला था।
अपनी अम्मी के सुनाए हुए ये खौफनाक और भयानक वाकयात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस सहेली के घर में इतने आराम से चली जाया करती थी, उस घर में इतने भयानक वाकयात हो चुके थे। और तो और उस घर में एक जिन का साया भी है। मैं थर थर कांपने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे ऊपर खौफ इस कदर हावी हुआ कि कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि अपनी सहेली के उस पुरस्कार घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। उसको अपने घर बुला लिया करूंगी और अगर कभी वो ना आ सकी तो हम छत पर मिल लिया करेंगे। हमारे घर की छत और साथ वाले घर की छत बिल्कुल जुड़ी हुई थी और उन छतों की दीवारें इतनी छोटी थीं कि हम आसानी से बात कर लिया करते थे। मेरे दिल में ये बात ठहर चुकी थी कि उस घर में कुछ पुरस्कार अब भी था और वो जिन वहां से कहीं नहीं गया था और अभी भी उसी दरख्त पर मौजूद था। जब से मुझे इस सारी हकीकत का पता चला था तो मुझे उस खौफनाक घर से बेइंतहा खौफ आने लगा था। ये खौफ इस कदर बढ़ गया कि मैंने अपनी सहेली से भी इस सब का जिक्र किया और उसको भी उन तमाम वाकयात से आगाह किया। उसने मेरी बात को हंस कर टाल दिया। कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बातें मैं भी सुन चुकी हूँ, लेकिन मुझे आज तक अपने घर में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। ये सब कहते हुए ना जाने क्यों उसकी आंखों का रंग अचानक से सुर्ख होता चला गया। जब मैंने उससे कहा कि क्या हुआ है तुम्हारी आंखों को, तो उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ देर के बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि उसकी आंखें खुद ब खुद बिल्कुल सही हो गई थी। आम के दरख्त की शाखें इस कदर बड़ी थीं कि वो हमारे घर की छत पर भी आ रही थी। उन शाखों पर आम भी लगे होते थे, लेकिन मैंने कभी इतना गौर किया ही नहीं था क्योंकि हम लोगों को हमारे घर के बड़े छत पर इतनी ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं देते थे। उनका कहना था कि उस जिन्नात के सरदार के बहुत सारे गुलाम भी उसके इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं। वो भी बहुत ज्यादा भयानक थे, इसीलिए सख्ती से ऊपर अकेले ना जाने की ताकीद की गई थी। मैंने हमेशा इस पर अमल भी किया था, लेकिन मैं अनजान थी बिल्कुल कि मेरी किस्मत में बहुत ही भयानक और खौफ से दिल दहला देने वाले वाकयात होने वाले हैं। ये वाकयात मेरी जिंदगी को एक ऐसी दर्दनाक हालत में ले जाएंगे कि मैं कभी भी उस खौफनाक हादसे को जहन से नहीं निकाल सकूंगी। अगले रोज मैं उठी और मामूल के मुताबिक अपनी रोजमर्रा के कामों में लग गई। दोपहर के वक्त मेरी सहेली मेरे घर आई और हम बातों में इतना मसरूफ हो गए कि वक्त गुजरने का पता ही ना चला और शाम का वक्त हो गया। बातों बातों में मैं अपनी सहेली से चूड़ियों के एक नए डिजाइन का जिक्र किया जो मैंने टीवी पर देखा था। वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे वो बाजार में ढूंढनी पड़ेंगी, तो मेरी सहेली ने कहा कि कल हम चले जाएंगे बाजार, वहां देख लेंगे। बात करते हुए अचानक से उसकी आंखों का रंग दोबारा से सुर्ख हो गया। मैंने उसको कहा भी, लेकिन वो टाल गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी सहेली कुछ अजीब सी लगी, जैसे कि वो जो कह रही हो वो उसकी तरफ से नहीं बल्कि कोई और बोल रहा हो। उसका लहजा बात करने का इंतहाई बदल चुका था। उसने कहा तुम मेरे घर आ जाना, हम एक साथ चले जाएंगे। उसके घर जाने की बात पर मैंने एतराज करना चाहा कि मैं वहां नहीं आ सकती। मेरी सहेली बहुत पुरस्कार आवाज में कहने लगी कि उधर ऐसा कोई साया अब नहीं है। मुझे ये सब अपना वहम लगा, इसीलिए मैंने बस उसको किसी न किसी तरह राजी कर लिया बाजार जाने के लिए। हम पूरा बाजार घूमे, लेकिन वो चूड़ियां कहीं नहीं मिली। मैं मायूस होकर घर लौट रही थी कि मुझे मेरी सहेली ने कहा कि कल मैं खुद दूसरे बाजार से तुम्हें ला कर दे दूंगी। हम घर आ गए और इसी तरह रात हो गई। रात को सोते वक्त अचानक मेरे जहन में अपनी सहेली का पुरस्कार अंदाज याद आया। पता नहीं वो क्यों आजकल मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी, जैसे कोई था जो उसके साथ होता था हर वक्त। मुझे खौफ आया कि कहीं उसके ऊपर भी कोई पुरस्कार साया तो नहीं आ गया और उसी साये की वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती हूँ और लहजा बात करने का भी अचानक से बदल जाता हो, और जब मैं पूछती थी तो वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती। अगला रोज भी इसी तरह गुजर गया और कोई सुराग ना मिल सका कि आखिर मेरी सहेली को क्या हुआ था। ये बात अभी तक सिर्फ मैंने ही गौर की थी और किसी को नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि शायद ये सब मेरा वहम हो और मैं वैसे ही अपने और अपनी सहेली के घर वालों को भी परेशान कर दूंगी। इससे बिना वजह फिर से लोग खौफ में मुब्तला हो सकते थे, लेकिन मेरा ना बताना मेरी कितनी बड़ी भूल होने वाली थी, मैं इस बात से बेखबर थी। काश कि मैं पहले ही अपने और उसके घर वालों को इस अजीबो गरीब और पुरस्कार रवैये का बता देती तो मेरी जिंदगी में मुझे इतने भयानक वाकयात ना सहने पड़ते। मेरी सहेली को आम हमेशा से बहुत ज्यादा पसंद थे। वो आमों की शदाई थी। हर बार गर्मियों के मौसम में उसके लिए आम खास तौर पर दूसरे शहर से मंगवाए जाते थे। उसने अपने घर में मौजूद रसीले आमों को तोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो सब घर वाले खौफजदा हो गए।
انہوں نے اس کو وہ ساری خوفناک کہانی سنائی جو کہ ایک بھیانک حقیقت تھی۔ اس کی ہی بے تحاشا خواہش پر آم دوسرے شہر سے منگوائے جاتے تھے، کیونکہ اس کو اس درخت جیسے آم ہی کھانے تھے۔ وہ خصلت کے لحاظ سے کافی ضدی طبیعت کی مالک تھی۔ ایک چیز اگر اس کو چاہیے ہوتی تو بس پھر وہ اس کو حاصل کر کے ہی دم لیتی تھی۔ اس سال گرمی کے موسم میں آم کسی وجہ سے دوسرے شہر سے نہ آ سکے تو یہاں سے خود ہی جا کر لانے پڑے۔ میری سہیلی نے بہت ضد کی کہ اس کو نہیں کھانے یہ آم۔ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ ایک رات چھپ کر اس نے باہر درخت کی طرف دوڑ لگا دی۔ سب لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ اس کو علم نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی۔ اگر اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا تو خوف سے کانپ اٹھتی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب اپنے کمروں میں تھے۔ اس نے ایک بڑا ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور اس کو زور زور سے درخت پر لگے آموں پر مارا اور اس میں سے مزیدار اور رسیلے آم گرنے لگے۔ وہ انجان تھی کہ کتنی بڑی قیامت اپنے سر پر لے چکی تھی۔ جس شاخ پر اس نے ڈنڈا مارا تھا اس شاخ پر اس جنات کے سردار کا ایک غلام تھا جو اپنے سردار سے ملاقات کے لیے آتا رہتا تھا۔ ان غلاموں کے لیے اس پیر نے کچھ حدود مقرر کر رکھی تھی کہ جب تک کوئی انسان ان کو بلا وجہ تنگ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس درخت کے آس پاس آئے گا یا اس کا پھل توڑے گا تو وہ اس انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اپنی بے وقوفی میں اس نے ایک انتہائی درجے کے ظالم جن کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا اور اب اس کا سایہ میری سہیلی پر پڑ چکا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس قدر عجیب ہو چکی تھی اور اس کی آنکھیں بھی لال ہو جاتی تھیں اور لہجہ اتنا خوفناک کہ سامنے والا فوراً ڈر جاتا تھا اور سمجھ جاتا تھا کہ ضرور اس پر کسی پراسرار مخلوق کا سایہ آ گیا ہے۔ میں ابھی تک اس حقیقت سے انجان تھی کہ میری سہیلی ایک خطرناک جن کے سائے میں آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے شام کے وقت مجھے فون کر کے چھت پر آنے کا کہا۔ مجھے چونکہ گھر والوں کی طرف سے بالکل بھی شام کے بعد چھت پر جانے کی اجازت نہیں تھی، اسی وجہ سے میں نے انکار کرنا چاہا۔ اس نے مجھے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی تو رات ہونے میں کافی ٹائم ہے۔ اس نے مجھے کچھ بہت ضروری دکھانا تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ ایسا بھی کیا تھا جو وہ اتنی ضد کر رہی تھی۔ میں آخرکار اوپر چھت پر جانے کے لیے راضی ہو گئی، لیکن مجھے کسی کی نظروں میں آئے بغیر جانا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد از جلد واپس آ جاؤں گی، لیکن یہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ سب اس جنات کے سردار کی سازش بھی ہو سکتی تھی، لیکن میں تو بالکل انجان تھی اپنے اس بھیانک انجام سے۔ جب میں نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا تو میں دبے قدموں اوپر کی جانب گئی۔ میرے وہ قدم اوپر کی جانب نہیں تھے بلکہ در حقیقت اس خوفناک راستے کی جانب تھے جس سے شاید میری زندگی عجیب طوفان کا شکار ہو جانے والی تھی۔ جب میں اوپر گئی تو ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ رات ہونے میں ابھی وقت تھا، اندھیرا چھانے والا تھا اور یہی اندھیرا شاید میری زندگی اور میرے اندر بھی چھانے والا تھا جس سے میں بے خبر تھی۔ اس پراسرار سناٹے سے ایک پل کو مجھے بہت ہی خوف آیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ کاش میں اس وقت ہی واپس چلی جاتی تو اتنے بھیانک مناظر دیکھنے سے بچ جاتی، لیکن شاید یہ سب کچھ ہو کر ہی رہنا تھا۔ قدرت نے بہت پہلے سے یہ سب کچھ سوچ کر رکھا تھا۔ میری زندگی میں یہ سب دل دہلانے والے واقعات ہو کر رہنے تھے جن سے میں انجان تھی۔ آہستہ آہستہ میں اس چھت کی دیوار کی طرف جانے لگی جہاں سے میری سہیلی کے گھر کی دیوار جڑی ہوئی تھی۔ وہ دیوار کافی چھوٹی تھی جس سے مجھے ان کا گھر بھی نظر آ رہا تھا۔ جوں جوں میں اس دیوار کے قریب جاتی جا رہی تھی تو مجھ پر ایک عجیب طرح کی کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ میں ڈرنے لگی کیونکہ رات آہستہ آہستہ ہر طرف چھاتی جا رہی تھی۔ آم کے اس پراسرار درخت کی وسیع شاخیں ہمارے گھر کی دیوار تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان پر لگے رسیلے آم میں نے آج غور سے دیکھے تھے۔ اس درخت کو دیکھ کر میرا خوف بڑھنے لگا۔ میری سہیلی دیوار کے اس پار کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ وہ ڈبہ کالے رنگ کا تھا۔ مجھے وہ ڈبہ کافی عجیب لگا تھا۔ میری سہیلی نے مجھے جب وہ ڈبہ ہاتھ میں دیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے کچھ تو عجیب لگا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کو کھول کر دیکھو۔ میں نے کہا کہ میں نیچے جا کر دیکھ لوں گی، ابھی ویسے بھی رات ہو گئی ہے، لیکن وہ اصرار کرتی رہی کہ مجھے ہر حال میں وہ ڈبہ کھول کر دیکھنا ہوگا۔ بالآخر مجھے ماننا پڑا۔ جیسے ہی میں نے وہ ڈبہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ اس ڈبے میں وہی لال رنگ کی چوڑیاں تھیں جو میں کتنے دنوں سے لینا چاہ رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں اس قدر خوبصورت تھیں کہ میں حیران رہ گئی۔ ان کا لال رنگ دل کو بھا جانے والا تھا۔ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں یہ فراموش کر بیٹھی کہ مجھے جلد از جلد نیچے جانا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور اندھیرا چھا چکا تھا۔
یہی اندھیرا میرے اندر بھی چھانے والا تھا، لیکن میں انجان تھی۔ میں ان چوڑیوں کی خوبصورتی میں کھو چکی تھی۔ اچانک میری سہیلی کی آواز سن کر میں ہوش میں آئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ان چوڑیوں کو اب مجھے پہن کر دکھاؤ۔ میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن وہ تھی ہی اس قدر حسین اور نازک کہ ان کو فوراً اپنی کلائیوں میں پہننے کے لیے میں بے تاب تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ آہستہ سے اس ڈبے میں سے وہ چوڑیاں احتیاط سے نکال کر اپنی کلائیوں میں پہننے لگی۔ وہ اتنی زیادہ تھیں کہ میری دونوں کلائیاں بھر گئی۔ میری سرخ و سفید کلائیوں میں وہ چوڑیاں اس قدر حسین لگ رہی تھیں کہ میں بھی کچھ لمحے بالکل مبہوت رہ گئی اور ان کو کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ ان کو دیکھتے ہوئے مجھے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ کتنی دیر ہو چکی تھی۔ میری سہیلی کی آنکھوں میں وہی لالی چھا گئی تھی اور وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ اس لمحے اس کے اوپر وہی سایہ تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس جن کا کام ہو چکا تھا۔ میں ان چوڑیوں میں ایسی کھوئی کہ کچھ علم نہ ہوا کہ کب میری سہیلی واپس نیچے چلی گئی۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب اچانک سے آسمان پر کالے سیاہ بادل چھانے لگے اور زوردار قسم کی بجلی چمکی تھی۔ بادلوں کے گرجنے کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کان کے پردے پھاڑ دے گی۔ وہ آسمان جو کچھ دیر پہلے تک صاف ستھرا تھا، اچانک سے ہی ہر طرف کالے بادل چھا گئے۔ تیز ہوائیں چلنے لگی جس کی وجہ سے میرے سر پر لیا ہوا دوپٹہ سرک گیا اور میرے کالے لمبے اور کھلے بال واضح نظر آنے لگے۔ میں اس طوفان سے بہت گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ نیچے کی طرف جانا چاہا لیکن وہاں سیڑھیوں کا دروازہ بند تھا۔ میں نے خوف کے مارے اس دروازے کو دھکا دیا کہ شاید وہ کھل جائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ شاید کوئی نیچے سے میری آواز سن کر اوپر یہ دروازے کو کھول دے، لیکن کوئی اوپر نہ آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی پراسرار طاقت نے میری آواز کو نیچے جانے سے روکا ہوا تھا، جیسے کوئی اندیکھی دیوار ہو اور میں نیچے نہ جا سکتی ہوں۔ بادل اور زور سے گرجنے لگے، فضا میں عجیب سا شور پھیلنے لگا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خوف اور دہشت سے میں کانپنے لگی۔ میں نے چلانا جاری رکھا کہ کوئی ہے، اوپر آ کر میری مدد کر دو، اس دروازے کو کھول دو، میں پھنس چکی ہوں۔ لیکن میں بے وقوف ابھی تک یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ سب کچھ تو ابھی شروعات تھی اس بھیانک سفر کی۔ ابھی تو میں نے بہت کچھ دیکھنا تھا اور بہت ہی خوفناک واقعات سے گزرنا تھا۔ جب میں چلا چلا کر تھک گئی تو وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ ساری فضا میں ایک عجیب سا طوفان آ گیا تھا۔ وہ آم کا پراسرار درخت اس آندھی میں ذرہ برابر بھی نہیں ہلا۔ اس کے پتے بالکل ساکت تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت خوف میں آ گئی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اس درخت پر اس جنات کے سردار کا بسیرا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسی وجہ سے وہ بالکل نہیں ہلا۔ اچانک ہی وہ درخت روشن ہو گیا۔ وہ روشنی اس قدر تیز تھی کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور یہ طوفان بھی اسی سردار کی وجہ سے آیا ہوا تھا۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں کسی اندیکھی طاقت نے اپنی گرفت میں لیے ہوں۔ وہ پکڑ اتنی شدید تھی کہ تکلیف سے میں کراہ اٹھی۔ خوف مجھ پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ زبان سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ حلق میں چیخ چیخ کر خراشیں پڑ چکی تھیں۔ ابھی میرے پاؤں اس گرفت میں ہی تھے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھسیٹ رہا ہو اور میں آگے جاتی جا رہی۔ میں خوف و ہراس سے ایک مرتبہ پھر چیخی کہ کون ہو تم؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چھوڑ دو مجھے۔ لیکن مجھے مسلسل گھسیٹا جا رہا تھا۔ اپنا رخ اس خوفناک اور پراسرار درخت کی طرف ہوتے دیکھ کر میں بہت چلائی۔ میں نے زمین کو تھامنے کی کوشش کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکلنے لگے۔ میں مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ اس درخت پر زبردستی گھسیٹ کر لے جائے جانے کا مطلب تھا کہ مجھے اس جنات کے سردار نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ میں کسی صورت وہاں جانے سے خود کو روکنا چاہ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں پر کھینچے جانے کی وجہ سے خراشیں پڑ چکی تھی۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے خود کو بچاؤں۔ ایک مرتبہ وہاں پہنچ جانے کا مطلب تھا کہ اس جنات کے سردار کی قید میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جانا۔ ایسی بھیانک زندگی سے تو موت بہتر تھی میرے لیے۔ میں نے اپنی امی سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہ جنات کا سردار ایک خوفناک، سفاک اور ظالم سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عاشق مزاج انسان بھی تھا۔ اگر اس کی توجہ کسی مخالف جنس کی خوبصورت لڑکی پر آ جاتی تو وہ اس کو اپنی قید میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیا کرتا تھا
और सबसे बढ़कर लाल रंग देखकर उसको अपने आप पर काबू नहीं रहता था, वो आपे से बाहर हो जाता था। मुझे अचानक याद आया कि मैंने भी तो अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहन रखी थी, कहीं ये रंग देखकर ही तो वो जिन मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाह रहा। ये ख्याल आते ही मैं कांपने लगी कि ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी। मुझे ऊपर आना ही नहीं चाहिए था, ना मैं ऊपर आती, ना ये लाल रंग की चूड़ियां देखकर इस कदर मुतासिर होकर रात के अंधेरे में वो चूड़ियां पहनने की गलती करती। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका था, मुझ पर जो कयामत आनी थी वो आ चुकी थी। अब मेरी जान उस जिन्नात के सरदार से नहीं छूटने वाली थी। मैंने फौरन वो चूड़ियां अपनी कलाइयों से उतारनी चाहिए, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो इस कदर सख्त हो चुकी थी कि किसी तौर पर मेरी कलाइयों से उतर के नहीं दे रही थी। मैंने उन चूड़ियों को जमीन पर मार कर तोड़ना चाहा तो अचानक मेरे हाथ में से इतनी शदीद तीसें निकलने लगी। मैं समझ चुकी थी कि जरूर ये पुरस्कार जिन इन चूड़ियों की वजह से ही मुझे अपने साथ ले जा रहा था। उस दरख्त के करीब पहुंचकर मुझे ऐसे लगा जैसा मेरा खुद पर इख्तियार नहीं था। मैं ना चाहने के बावजूद भी खुद ब खुद खड़ी हो गई और ये देखकर खौफ से मेरी आंखें बाहर को निकल पड़ी कि मेरी टांगें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होती जा रही थी और मैं खुद को हवा में महसूस कर रही थी। मैंने जब नीचे देखा तो मेरे पैर जमीन से काफी ऊपर थे, यानी सच में मुझे किसी अनदेखी ताकत ने उठा लिया था। मैं चिल्लाने लगी कि कोई तो मुझे बचाओ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। खौफ व हिरास से मैं कांपने लगी थी। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे बाल मुट्ठी में लिया और मुझे एक जोरदार झटका दिया। दर्द की शिद्दत से मैं कराह कर रह गई। उसके बाद मुझे उस पुरस्कार ताकत ने पीछे से धक्का दिया, जिसकी वजह से मैं उस दरख्त की शाखों पर जा गिरी। शाखों पर गिरना था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया हो। मुझे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था। उसके बाद किसी ने मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और एक भयानक और तेज आवाज निकाली। उस आवाज का निकलना था कि वो दरख्त जिसकी शाख पर मुझे गिराया गया था, वो मेरे हाथ से किसी अनदेखी ताकत ने मजबूती से पकड़ रखे थे। वो एकदम हिलने लगा। ऐसा लगा कि जैसे जलजला आ गया हो। दरख्त के सारे पत्ते हवा से हिलने लगे और उनकी आवाज बहुत पुरस्कार थी। फिजा में बहुत पुरस्कार छा गई थी। खौफ की वजह से मुझे सांप सूंघ गया था। उस जिन्नात के सरदार ने अपनी ताकत से मेरी जुबान को कफल लगा दिया था। मैं अपने आप को हिला भी नहीं सकती थी। अपनी बेबसी और खौफ पर मेरा जी जा रहा था कि ज़ारो कतार रोने लगूं। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझ पर कोई कुछ पड़ रहा हो। ऐसा मालूम होता था कि कोई मंत्र हो। उस जिन ने अब एक हाथ से मेरे बालों को सख्ती से अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया हुआ था। तकलीफ की शिद्दत से मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकलने लगे। उस जिन ने कुछ ऐसा पुरस्कार पड़ा था जिसकी वजह से मेरी कोई चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद मुझे बैठे बैठे ऐसे महसूस हुआ जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगी हो और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने होश खोने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अपनी आंखों को खुला रख सकूं, हालांकि मुझे उस अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरी भरपूर कोशिश के बावजूद मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। आखिरकार बहुत रोकने के बावजूद भी जब मेरी आंखों के आगे मुकम्मल अंधेरा छा गया और मैं होश खो बैठी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ साकत हो गया था। हर तरफ खामोशी छा गई थी। उसके बाद उस सरदार ने अपनी वो ताकतें जो सिर्फ उसको जिन्नात का सरदार होने की वजह से मिली थी, उनको इस्तेमाल करते हुए अपने जिन्नात जो उसके गुलाम थे उनको बुलाया और एक ख़ास किस्म का जिन्नाती तख्त मंगवाया गया। उस तख्त के नीचे भड़कती हुई आग लगी हुई थी। उस सरदार ने मुझे अपनी ताकत से हवा में उठाकर उस तख्त पर सीधा लिटा दिया। मुझे कुछ होश न था कि वो जिन मुझे कहाँ लेकर जा रहा था और मेरे साथ क्या हो रहा था। इसके बाद वो तख्त हवा में उड़ता हुआ उस आम के दरख्त से दूर जाता गया। मुझे इल्म भी ना हुआ और मैं देखते ही देखते अपने प्यारे घर, अपने आशियाने और अपने तमाम अजीज़ों से दूर होने लगी। बहुत दूर, ऐसी जगह जहाँ किसी इंसान का नामो निशान भी ना था, जिस जगह का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरी एक लापरवाही ने आज मुझे एक ऐसी भयानक सज़ा दिलवाई थी जो मुझे हमेशा याद रहने वाली थी। मेरी ज़िंदगी में अब बस अंधेरा ही अंधेरा लिखा था, जिसे अब शायद ही मैं कभी निकल सकूं। मुझे आहिस्ता आहिस्ता किसी वीरान और खंडर पहाड़ों में ले जाया जा रहा था। मेरे पीछे ही वो जिन्नात का सरदार भी अपने शाही तख्त पर बैठ कर आ रहा था। उस तख्त की बनावट बहुत ही भयानक थी। ऐसे मालूम होता था कि जैसे इंसानी हड्डियों को जोड़कर उसे बनाया गया था।
اس کے آگے ایک انسان کی کھوپڑی لگی ہوئی تھی جو ایک بہت ہی بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ اگر کوئی انسان اس وادی کو دیکھ لیتا تو خوف سے اپنی جان گنوا بیٹھتا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ان پہاڑوں میں بے تحاشا گرمی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں بس جنات ہی آباد تھے جن کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ یہ آتشی مخلوق بھی اسی رب کی بنائی گئی ہے۔ ان میں بھی مختلف اقسام ہیں، کچھ مسلمان ہیں تو کچھ کافر، کچھ اچھے ہیں تو کچھ برے۔ کچھ کا مقصد اس دنیا میں انسانوں کی مدد کر کے ان کو کالی طاقتوں سے نجات دلانا ہے، تو کچھ ایسے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مل کر ہی لوگوں کو اذیت دیتے ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو عام زبان میں جادوگر کہا جاتا ہے اور وہ کالا علم کرنا جانتے ہیں اور اپنے اسی کالے جادو اور انہی جنات کی مدد سے معصوم لوگوں کی زندگی کو عبرت ناک بنا ڈالتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی انسان پر عاشق یا فدا ہو جائے تو ان کو اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ اس جگہ کو کاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوئی انسان وہاں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جنات کی وادی ہے، اور اگر کوئی وہاں چلا بھی جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو ساری عمر اسی قید میں گزارنی پڑتی ہے۔ مجھے بھی اس جنات کی وادی میں وہاں لایا گیا تھا اور لانے والا بھی جنات کا سردار تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس رات کو اس جن کو میری کلائیوں میں وہ سرخ رنگ کی چوڑیاں اس قدر بھا گئی تھیں کہ وہ ان کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس گھر کو وہ ایک زمانے سے اپنے قبضے میں کر کے وہاں رہ رہا تھا اور جس کے لیے اس نے کتنی ہی جانیں اب تک لے لی تھی، اس گھر کو وہ صرف اس وجہ سے چھوڑ کر آ گیا تھا کیونکہ اس کو میری کلائیوں میں وہ چوڑیاں پسند آ گئی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس جن نے کبھی سرخ چوڑیاں کسی کی کلائیوں میں دیکھی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ جس جن نے میری سہیلی کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا اس نے ان چوڑیوں کے اوپر ایک بہت ہی مشہور اور کالا علم رکھنے والے جادوگر سے بہت ہی طاقتور جادو کروایا تھا، اور یہ جادو اس لیے کروایا تھا تاکہ وہ جنات کا سردار اس لڑکی پر عاشق ہو جائے، وہ ایسا اس کے عشق میں گرفتار ہو کہ اس کو کسی چیز کا ہوش نہ رہے اور نہ ہی یہ یاد رہے کہ وہ ایک سردار ہے۔ اس غلام جن کے اندر اس سردار جن کو لے کر حسد پیدا ہو چکا تھا، وہ اس کو کسی بھی صورت میں سرداری سے ہٹانا چاہتا تھا اور اس کی ساری طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس طریقے سے وہ تمام جنات کا سردار بن جاتا۔ حسد ایک ایسا برا احساس ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اس میں انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے انسان کو اپنے حسد میں کس قدر نقصان پہنچا رہا ہے۔ حسد انسان کو بالکل ویسے ہی کھوکھلا کر دیتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کرتا ہے، اور یہاں تو بات ایک جن کے حسد کی ہو رہی تھی۔ اس غلام جن نے جادو صرف ان چوڑیوں پر کیا تھا، نہ کہ جنات کے سردار یا پھر اس لڑکی پر۔ اب جس کسی نے بھی وہ چوڑیاں پہن لی اور رات کے اندھیرے میں اس درخت کے پاس پہنچ کر اس جنات کے سردار کی نظروں میں آ گیا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس پر عاشق ہو جائے گا۔ یہ سب صرف اسی لیے ممکن ہو سکا تھا کیونکہ وہ سردار ایک مرتبہ پہلے بھی ایک لڑکی پر عاشق ہو چکا تھا۔ اس کو جب وہ اپنی وادی میں لا کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں رکھ لیا تھا، لیکن اس لڑکی کی بے جا مزاحمت کی وجہ سے اسے اس لڑکی کو مارنا پڑا۔ اس سردار کے تخت پر جو انسانی کھوپڑی لگی ہوئی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ وہ اسی لڑکی کی تھی جس کو اس لڑکی کی لاش کے گلنے کے بعد لگایا گیا تھا۔ جنات کے سردار کے لیے ایک اصول تھا جو ہمیشہ سے اٹل تھا اور کسی قیمت پر بھی نہیں بدلا جا سکتا تھا۔ وہ اصول یہ تھا کہ جنات کا سردار کبھی کسی انسان سے شادی نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس پر کتنا ہی فدا کیوں نہ ہو۔ اس کی اجازت ان کو قدرت کی طرف سے ہی نہیں ملی تھی۔ اگر کبھی وہ پھر بھی زبردستی کسی انسان سے شادی کرے گا تو اس کو بھیانک سزا دی جائے گی، اور وہ سزا یہ تھی کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنات کے سردار کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس شادی کرنے کی سزا کے طور پر اس جن سے اس کی وہ تمام طاقتیں اور پراسرار قوتیں جو صرف ایک سردار کو ملتی ہیں وہ اس سے چھین لی جاتی۔ یہ سزا یہاں تک ختم نہیں ہوتی تھی بلکہ اس جن کو ہمیشہ کے لیے کوہکاف چھوڑنا ہوتا تھا اور وہ پھر کبھی دوبارہ یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ تب وہ جب چاہے اور جہاں چاہے اس لڑکی کے ساتھ رہے۔ اس غلام جن کا مقصد بھی یہی تھا۔ وہ کسی بھی طرح چاہتا تھا کہ سردار جن عشق میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی سرداری کے ساتھ ساتھ اپنی ساری طاقتوں اور پراسرار قوتیں کھو چکا تھا، لیکن وہ غلام جن اس قدر حسد کی آگ میں چل رہا تھا کہ اس کو اپنے سردار سے ذرا سی بھی ہمدردی نہیں تھی، جبکہ وہ سردار اپنے سب غلاموں اور خاص طور پر اس غلام کو کتنا پسند کرتا تھا، لیکن اس کو تو بس سرداری چاہیے تھی، جس کے پیچھے اس کو اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ وہ ایک معصوم لڑکی کو مہرہ بنا کر
इस मकर व अमल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैं एक इंसान थी और मुझे उसने अपने बदले और हसद की आग में एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। अगर वो जिन मुझसे वाकई में उस जादू के असर के तहत शादी कर लेता तो उसकी सरदारी और ताकतें जाती, लेकिन मेरी सारी जिंदगी एक भयानक ख्वाब की तरह गुजरती। मैं कभी भी अपने घर वालों से ना मिल सकती, ना कभी उनको देख सकती। हर लम्हा मेरा खौफ की वजह से सिसक सिसक कर गुजरता। उस वादी में लाने के बाद मुझे एक ऊंची चट्टान पर लिटा दिया गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। अभी मैंने आंखों को खोला नहीं था कि मेरे जहन में वो सब खौफनाक ख्यालात आने लगे। वो सारे भयानक मंजर मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे कि कैसे मैं ऊपर अपनी सहेली से मिलने आ रही थी, फिर वो लाल रंग की चूड़ियों को देखकर इतना खो जाना कि बगैर वक्त की परवाह किए मैंने वो रात के अंधेरे में छत पर पहन ली थी। शायद वो चूड़ियाँ इतनी प्यारी हरगिज नहीं थी, लेकिन उन पर वो जादू इस कदर जोर आवर था कि वो मुझे बेइंतहा हसीन लग रही थी। मैंने आखिरकार उनको अपनी कलाइयों में पहन लिया था। फिर उसके बाद उस जिन का मुझे घसीटते हुए दरख्त की तरफ लेकर जाना और उसके बाद मेरा बेहोश हो जाना। यह सब कुछ याद करते हुए मैं दिल से दुआ करने लगी कि काश ये सब कुछ एक भयानक ख्वाब के अलावा और कुछ ना हो और आंखें खोलते ही मैं वापस अपने घर, अपने वालिदैन की पनाहों में हूँ। लेकिन ये काश ही रहा। मुझे यकीन हो गया था कि मैं अब कभी अपनी दुनिया में नहीं जा सकूंगी। अब मेरा ठिकाना ये जिनों की खंडर वादी को काफ़ी है। मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकलने लगे, लेकिन अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जब से मैंने अपनी आंखों को खोलकर इर्द गिर्द देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी सख्त पथरीली चट्टान के ऊपर लेटी हूँ। मैं उठकर बैठ गई। इधर उधर देखने पर मालूम हुआ कि वहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मैं खौफ के मारे कांपने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ कि मैं इस वीरान खंडर में एक जिन के सरदार की कैद में हूँ। मेरा खौफ बढ़ता ही जा रहा था। मैं खौफ के मारे कांपने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसको बताऊंगी कि मैं इस वीरान खंडर में एक जिन के सरदार की कैद में हूँ। मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। अचानक से ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे मौजूद है। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो एक इंतहाई ऊंचा, लंबा, जिसामत रखने वाला, बहुत ही बड़ी सी पोशाक पहने हुए कोई खड़ा था। उसकी शक्ल तो इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसके कान इतने लंबे थे कि उसके कंधों तक आते थे। उसके सर पर बाल नहीं थे, बल्कि गर्दन में एक बहुत ही बड़ा अजीबो गरीब सा डरावना सांप था। वो सांप मुसलसल उसकी गर्दन में घूम रहा था। ये मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। मैंने खौफ से अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि अपनी चीखों को दबा सकूं, जो सामने उस खौफनाक मंजर को देखकर निकलने वाली थी। मैंने गौर किया कि उस पुरस्कार मखलूक की नज़रों का महवर मेरी कलाइयों में मौजूद वो लाल चूड़ियाँ थी, ना कि मैं। मुझे खौफ आने लगा कि ऐसा भी क्या खास था उन सुर्ख चूड़ियों में जो ये साया मेरे पीछे पड़ चुका था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो तो इन चूड़ियों पर हुए जाने वाले काले जादू की वजह से अपने होश में नहीं था। उसको हर सूरत अब मुझसे शादी करनी थी, जिसका अंजाम हम दोनों के लिए ही दिल दहलाने वाला होता। इस जादू को ख़त्म करने के लिए किसी भी तरह इन चूड़ियों को तोड़ना था, और वो उसी सूरत में मुमकिन था जब उस जिन्नात के सरदार की नज़र उनसे हट जाती। मुझे उन चूड़ियों से नफरत होने लगी, जिनकी वजह से आज मैं इस खौफनाक जगह पर कैद होकर रह गई थी। मुझे अब किसी भी तरह से उन चूड़ियों को तोड़ना था ताकि उस जादू का जोर ख़त्म हो सके। फिर वो सरदार खुद बखुद मुझे वापस छोड़ा था, क्योंकि उसको बखूबी इल्म था कि बहैसियत जिन्नात के सरदार के वो कभी भी किसी इंसान से शादी नहीं कर सकता, वरना इसका अंजाम उसके लिए इबरतनाक हो सकता था। उन चूड़ियों के टूटने के बाद उसको सारी हकीकत खुद बखुद समझ आ जानी थी, क्योंकि उसके पास बेतहाशा पुरस्कार ताकत थी। उसको उस गुलाम जिन का भी पता चल जाना था, और उसकी हसद में की जाने वाली इस मकरवा अमल का भी। उस सरदार ने इंसानी आवाज़ में मुझे मुखातिब किया कि खुश आमदीद जन्नात की वादी में। मुझे उसकी खौफनाक आवाज़ से बहुत डर लगा। मैं कांपने लगी। मेरे खौफ को देखने के बावजूद अचानक उसने एक मर्तबा फिर से मेरे पैर पकड़े और मुझे घसीटने लगा। इस मर्तबा मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उस वीरान जगह पर मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी। वैसे भी ये जिनों का इलाका था, यहाँ किसने मेरी मदद करनी थी सिवाय अल्लाह के, जो हर जगह मौजूद है। मैंने अल्लाह का नाम लेकर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़ोरदार तरीके से अपनी कलाइयों को उन पत्थरों पर मारा। मैंने अपनी कलाइयों के ज़ख्मी होने की परवाह नहीं की, बस ज़ोर ज़ोर से उन्हें चट्टानों पर मारती गई। छन्नाके से वो सारी चूड़ियाँ टूट गई और उस जिन के ऊपर तारी हुआ वो सारा जादू ज़ायल हो गया। उसको अपनी कुव्वतों से वो सब कुछ मालूम हो गया था जो उस सब के दौरान हुआ था। अब यकीनन उस गुलाम जिन की इबरतनाक सज़ा तय थी। मुझे उसने बेकसूर होते हुए वापस उसी जिन्नाती तख्त के ज़रिए अपनी दुनिया में भेज दिया, और यूँ सब कुछ पहले जैसा हो गया।
हर तरफ से काले स्याहे हटा दिए थे और अब आराम और सुकून वाली जिंदगी गुजारने लगे। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।